बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरिथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 भी किया था जिसमें वो टॉपिक्स किए गए थे, लेकिन इसमें कुछ रह जाते हैं तो वो इसी लेक्चर में करूँगा। ठीक है, आपके याद दहानी के लिए अरिथमेटिक्स से जो आते हैं 6 MCQs यूसेट टेस्ट में आते हैं और 8 तक MCQs जो है HEC टेस्ट में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये लेक्चर इसलिए पढ़ा हुआ क्योंकि इससे MCQs बहुत आते हैं। अगर 6 MCQs आप लोगों ने ठीक कर लें तो आप लोगों का मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक है HCF एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM अरिथमेटिक्स में एक टॉपिक है जिसको हम अब करेंगे। पहले नंबर पर आते हैं HCF, जिसका एब्रीविएशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसे एग्जांपल के साथ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, पहले आते हैं इसका डिफिनीशन। ठीक है, तो ये तो नाम से जाहिर है, जो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दो या दो से जो दो नंबर हो या उससे ज़्यादा is the greatest factor that divides the given number without any remainder। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। ठीक है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, अब इसे मालूम कैसे करना है, डिफिनीशन एग्जांपल के साथ आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड, सॉरी फॉर राइटिंग। ठीक है, हाउ टू फाइंड। ठीक है, इसे मालूम कैसे करना है हमें ये देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मुझे एक दो नंबर दिए गए हैं कि इसका जो है वो HCF मालूम करो, जो टेस्ट में भी देते हैं। तो मुझे एक MCQs दिया गया होगा उधर, फाइंड द HCF ऑफ 340 488 एंड 152। अब मुझे इसका HCF मालूम करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 340 को इधर लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे 48, और फिर इधर क्या लिखेंगे 152। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से शुरू करेंगे। अगर 2 पे डिवाइड हो सकता है तो ठीक है, अगर 2 पे नहीं तो 3 पर जाएंगे, 3 पर नहीं होता 4 पर जाएंगे, 4 पर नहीं 5, इसी तरह बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट से शुरू करना है। मतलब इसे अगर मैं 2 पर डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 7 आएगा, और ये क्या आएगा 0। ठीक है, अगर 2 पर नहीं होता तो हमें क्या क्या करना है, 3 पर फिर करना है, 3 पर डिवाइड करेंगे। अगर 3 पर भी नहीं तो इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ये हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 85। ठीक है, अब 3 पर ये 2 पर तो ये नहीं होता क्योंकि आखिर में क्या है 8 नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि 3 पर होता है कि 3 पर भी नहीं होता। ठीक है, अब देखेंगे कि 4 पर भी नहीं होता, 5 पर तो होता है। ठीक है, तो 5 17 मल्टीप्लाई बाई, तो इससे आता है हमारे पास 85। अब मुझे ये बताइए कि 17 कौन सा नंबर था, मैंने नंबर्स में भी किया था। तो ये इसका एक 1 फैक्टर है और इसका एक 17 फैक्टर है, तो ये 1। ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या है, 340 के फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, ये इसके फैक्टर। ये 48 पर आते हैं, पहले 2 से शुरू करेंगे, 2
2, ठीक है, और ये 4 और 4, ठीक है, 2 पर डिवाइड करेंगे। अब फिर भी 2 पर होता है 1 2 2, ठीक है, फिर भी 2 पर होता है 6 1, ठीक है। अब 61 का भी एक एक 1 फैक्टर है और एक क्या है, एक 61 खुद ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास 488 के फैक्टर क्या आएंगे, 488 के फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 एंड 61, ठीक है। 152 को करते हैं, ये 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 512 है, ठीक है, 512, ठीक है, 5 1 और 2, तो ये हमारे पास ये अब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 256 अभी फिर भी 2 पर होता है, ठीक है। 128 आएगा, फिर भी 2 पर होता है, ठीक है, 2 पर फिर भी होता है, तो ये 64 फिर भी 2 पर होता है, 32 अब फिर भी 2 पर होता है, फिर भी 2 पर होता है, ठीक है। इसी तरह जाते रहो, सॉरी 2 1, तो इसके फैक्टर से ये है, ठीक है। अगर आप ये मल्टीप्लाई करो तो इससे ये आएगा, ठीक है, ये फैक्टर है इसके, ये मल्टीप्लाई करो ये आएगा। तो 512 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 2, इसी तरह ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आता है, लेकिन उधर हमारे को इससे कोई वास्ता नहीं, ठीक है। इससे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों में देखो, जो तीनों में कॉमन है क्या है, 2 कॉमन है कि नहीं, इसमें कॉमन है, ठीक है। अब ये भी इसमें कॉमन है, ठीक है। अब इसके अलावा न इसमें ऐसे ऐसे फैक्टर देखो जो इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें कॉमन, सिर्फ ये 2 थे, तो हमारे पास एक शेप जो है ना, वो सिर्फ हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है, सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर एक 2 है और एक 2 है, तो हमारे पास 4 क्या है, HCF है। अब इसका क्या मतलब, अब ये 4, अब ये डिफिनीशन में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इसका डिफिनीशन क्या लिखा था, ठीक है। The highest common factor of two or more number is the greatest factor that divide the given number without any remainder, ठीक है। अब देखो ये 4 ग्रेटेस्ट फैक्टर है, जिसको ये नंबर भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इससे ये हुआ, ठीक है। वो हाईएस्ट नंबर जो वो हाईएस्ट फैक्टर या ग्रेटेस्ट फैक्टर जो जो हमें गिवन नंबर है उसको डिवाइड करते हो विदाउट एनी रिमाइंडर, इसको भी डिवाइड करता है, 4 इस पे डिवाइड करो, इस पे भी डिवाइड करो, इस पे भी डिवाइड करो, तो क्या होगा, वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा और कोई भी रिमाइंडर इसमें बाकी नहीं। तो ये हमारे पास HCF था, ठीक है। अच्छा, तो ये HCF से एक MCQs हैं, ठीक है। MCQs एक ऐसा है कि उमर हैज़ 2 पीसेस ऑफ रोप्स, ठीक है, एक रस्सी है उसके 2 पीसेस हैं, एक है 18 मीटर लॉन्ग एंड द सेकंड वन इज़ 1 to 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ही वांट्स टू कट इट इनटू two pieces sorry that are all the same length without any remainder, what is the greatest length, ठीक है। इस तरह MCQs जो कि है टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लेंथ हमें फाइंड करना है, लेकिन जब ऐसा ग्रेटेस्ट आ जाए तो आप लोगों ने डायरेक्ट HCF यानी हाईएस्ट नंबर को जाना है, तो इधर हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर होता तो फिर हम LCM फाइंड करते थे, वो मैं सेकंड में करूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 नंबर है, 118 है, एक 112 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो ये 2 से शुरू करेंगे, 2 पर होता है, ठीक है, और 3 फिर 3, तो 18 आप लोगों ने इस तरह लिखना है। 18 के फैक्टर हमारे पास होंगे 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 के क्या होंगे, 2 के ये 56 हो गया, 2 28 हो गया, और ये 14 और ये 7 और फिर ये 7 1, ठीक है। तो हमारे पास 112 के क्या
112 के हमारे पास जो फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 टाइम है और 7। इसमें जो हमें क्या क्या करना है, आप लोगों को पहले बताया कि सिर्फ हमें कॉमन देखने में जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एच सी एफ जो होगा, एच सी एफ या ग्रेटेस्ट लेंथ, ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ हमारे पास होगा वो हमारे पास 2 होगा, ठीक है। हमारे पास उमर के पास दो पीसेस थे, एक 18 मीटर थे एंड 112 मीटर थे, ठीक है। ही वांट्स टू कट एंड टू पीसेस दैट आर ऑल द सेम लेंथ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दो पीसेस थे, एक 18 के थे, 18 और एक क्या थे 112 के थे, और वो इस तरह करना चाहते थे कि जो जो रिमाइंडर यानी बाकी न रह जाए, तो ऐसा नंबर उसने ढूंढना था। तो वो हमारे पास 2 था। और अब देखो, अगर इसने दो इसके एच शेप या ग्रेटेस्ट लेंथ 2 है, तो इसके पीसेस हमारे पास 9 होंगे, ठीक है, और इसके पीसेस हमारे पास 56 होंगे, ठीक है। तो इसके 56 पीसेस बन गई और इसकी क्या बन गई 9 पीसेस, और इसका ग्रेटेस्ट लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन लेंथ जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब मैं एक एमसीक्यूज आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग भी ये करें, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 460, 648 एंड 984, ठीक है। ये एमसीक्यूज आप लोगों खुद सॉल्व करें और ये भी बताए कि ये एलसीएम हमें यहाँ फाइंड करना है या एचसीएफ, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करें। इसके बाद हमारे पास आता है एलसीएम जो कि बहुत ही अहम है, ठीक है। वो नोट्स में भी ये बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई आइडिया होगा। इसके पहले एब्रिविएशन की करते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका डिफिनीशन बस सिंपल लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। ये इसका डिफिनीशन हो गया, लेकिन ये मैं एग्जांपल के साथ आप सबको समझाऊंगा। जब एग्जांपल मैं करूंगा तो तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 2 नंबर दिए गए हैं कि एक है 4 और एक है 12। ये एलसीएम बार बार यूज़ होता है, ठीक है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था। तो ये आप लोगों ने सही से देखना है, ठीक है। तो अब हमें 4 अभी वो इस तरह करेंगे जिस तरह के शेप के लिए किया था, ठीक है। 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2। तो 4 के फैक्टर हमारे पास होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3, ठीक है। तो 12 के हमारे पास होंगे क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब एलसीएम में सिर्फ हम कॉमन लेते थे, लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो कॉमन है और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है 2 है और फिर भी 2 है, तो कॉमन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया कि नहीं। लेकिन जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 इंटू, तो इसका एलसीएम हमारे पास 12 हो गया। अब इसका क्या मतलब, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है। अब ये नंबर लो और जो नंबर हमें दी गई है वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई ये, ठीक है, तो ये भी डिवाइड करता है और ये भी डिवाइड करता है, ठीक है, विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम का ये मतलब है, ठीक है। ये एक लिस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर है जो हमें गिवन नंबर दिए गए हो वो इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा,
ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आप लोग अपना जो टेस्ट में आपने एमसीक्यूज़ किया और चाहते हो कि मैं अपना आंसर चेक करूँ कि ठीक है कि नहीं, तो आप लोग आसानी के साथ ये करो। ये जो मैंने ये नंबर दिए, ठीक है, ये 648,984। अगर आपने आंसर में एक एलसीएम निकाला है, मतलब इसका एलसीएम मतलब ये आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एलसीएम इसका आता है, तो फिर ये अच्छा, तो ये हमारे पास एच सी एम और एल सी एम था। अब एच सी एम एल सी एम के जो रिलेशन है वो इस तरह है कि एच सी एम ए मल्टीप्लाई बाई बी। अगर आप लोगों को दो नंबर दिए हों कि मतलब एक नंबर हमारे पास 24 है और बी 12 है और एल सी एम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 4, तो एल सी एम क्या होगा, एल सी एम ही है, एच सी एफ क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम या एच सी एफ नहीं दिया होगा या एल सी एम या ए नहीं दिया होगा या बी, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कुछ एम सी क्यूज़ दे देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। ये देखो, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लो और वन बाय वन एक करो, ठीक है। मैंने सिर्फ इससे ये एम सी क्यूज़ किया है, आप लोग देख भी सकते हैं। अब आप लोग ये 10 एम सी क्यूज़ है, आप लोगों ने ख़ुद करने हैं, और अगर आप लोगों ने ये कर दी तो आप लोगों को बहुत ही एच सी एफ और एल सी एम में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने हर एक एम सी क्यूज़ करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एच सी एफ एंड एल सी एम का टॉपिक था, और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने यहाँ पर कर दी, ठीक है। इसके नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप में मिलेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अरिथमेटिक्स में टॉपिक्स मैंने जितने भी किए हैं वो वन बाय वन करूँगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर होगी, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। अब इससे एमसीक्यूज, अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन का वो टॉपिक देखा होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा। अब मैं करता हूँ ये टॉपिक, आप लोग खुद देखें कि परसेंटेज आप लोग पर का तो आप लोगों को पता होगा वन और सेंटेज, ठीक है। तो ये परसेंट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है एक लैटिन वर्ड का, क्या लैटिन वर्ड का परसेंटम, और इसका मतलब है आउट ऑफ 100, या एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम क्या कहता है, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। शॉर्टली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ऐसे। अब फ्रैक्शन के टॉपिक की तरफ आते हैं। उधर मैंने लिखा था 3/4, 3 क्या था, पार्ट था, और ये हमारे पास होल था, ठीक है। अब मेरे पास टोटल क्या थे, 4 पार्ट थे, और मेरे पास क्या थे, 3 थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 में से जो 3 थे ये मेरे थे, और टोटल कितने थे, वो 4 थे, ये इसका मतलब, ठीक है। अब परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज, तो ये परसेंटेज इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी आप 100 पार्ट्स कर लो, 100 पार्ट्स, और 100 पार्ट्स में जो एक पार्ट है इसे हम क्या है, इसी को 1/100 इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। ये सिंपल इसका डिफिनीशन है, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन आता हो तो ये हमारे पास क्या है। अब 3% का क्या मतलब है, 3/100, यानी 100 में 3 जो पार्ट थे ये मेरे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 और 100% का क्या मतलब होगा, यानी जो 100 में से 100 है वो मेरे हैं, यानी टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज।
अब इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह आते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले आप लोगों को क्या एक परसेंटेज दिया होगा और उसे अब क्या करोगे, एक परसेंटेज दिया होगा और उसे आपको कहेंगे कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या एक फ्रैक्शन दिया हुआ होगा और आपको बोले कि क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अब मैंने पास्ट पेपर में भी इसे एमसीक्यूज़ किए थे और इस इधर भी करूँगा। अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर नहीं तो वो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। अब मुझे एक एमसीक्यूज़ दिया गया है, एक्सप्रेस 7% टू अ फ्रैक्शन। ये एमसीक्यूज़ मुझे दिया गया है कि ये क्या करो, ये फ्रैक्शन में ये परसेंटेज फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो। अब 271, अब आप लोगों ने फ्रैक्शन का वीडियो दिया गया होगा तो ये आप लोगों को आता होगा कि ये किस तरह कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 15/7 परसेंटेज। अब आप लोगों को मैंने बताया कि परसेंटेज का क्या मतलब है, 1/100 है कि नहीं, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 15 1/100 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इस परसेंटेज का क्या मतलब है, यानी 100 में से जो एक पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। या परसेंटेज हम किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो, वो तो मैंने डिफिनीशन में भी बताया। तो ये हमारे पास क्या होगा, अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 3 and 140, ठीक है। अब मैं परसेंटेज का एक फार्मूला भी लिख लेता हूँ, पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं एग्जांपल इस पे करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ जाए। 3/4 परसेंटेज, अब ये हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो मैंने क्या कहा, 3/4 लिखो, परसेंटेज की जगह में 1/20 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास 3 × 40, अब ये डिवाइड कर लो तो ये हमारे पास टोटल आएगा 0.0075, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह भी, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। तो अब एक और एमसीक्यूज करते हैं जो कि टेस्ट में आ सकते हो, उसी पाम में लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये एक दूसरा एमसीक्यूज है, 12 इज 1/3 परसेंटेज ऑफ व्हाट नंबर। इस तरह के एमसीक्यूज अगर किसी ने प्रीवियस पेपर दिया हो तो उसको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। अब देखो, जहाँ पर इस दिया गया हो तो इसका सिंपल मतलब है इक्वल, ऑफ दिया हो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैं क्वेश्चन करूँगा, आप लोगों को समझ आ जाए। 12 अपनी जगह, एस की जगह इक्वल, एंड 1/3 परसेंटेज ऑफ का क्या मतलब, मल्टीप्लिकेशन। वर्ड नंबर मतलब अननोन नंबर, इसकी जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। 12 इज इक्वल टू 1/3, मैंने आप लोग क्या होता, परसेंटेज की जगह क्या लिखोगे, 1/100 लिख सकते हो, ये एक्स है। तो ये 12 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 100 × x। तो ये हमारे पास ये होगा 3600, इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये सिंपल इसका इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस फ्रैक्शन से कन्वर्ट करो, परसेंटेज से कन्वर्ट करो फ्रैक्शन। पहले परसेंटेज समझो, परसेंटेज क्या है, आउट ऑफ 100, यानी 1/100, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परसेंटेज। अब हमें फ्रैक्शन दिया गया होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, चेंज 1/80 टू अ परसेंट। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिखी कि परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइड बाय होल। ये मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, उधर मैंने लिखा था।
अब ये फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया ही था कि ये क्या है, हमारे पास पार्ट है और ये क्या है, वॉल है, टोटल है। तो ये हमारे पास ये इस तरह लिख सकता हूँ 1/80 और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल ये कन्वर्ट हो गया आपके पास। जब ये आप लोग करोगे तो ये हमारे पास 1.25 और इधर परसेंटेज होगा, तो ये हमारे पास परसेंटेज होगा। सिंपल इज दैट, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने इस फार्मूले को समझना है। इससे पहले ये सब टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं एक और करता हूँ, चेंज 0.05 टू अ परसेंट। ये नंबर अब हमें क्या करना है, परसेंट। तो ये मैं, अब देखो, अगर इस तरह को आप लोगों को एक नंबर दिया गया हूँ इस तरह, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 0.00023, अब मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखूँगा, 23 अपनी जगह पर, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, 3 की जगह इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इसकी जगह भी ज़ीरो, इसकी जगह भी ज़ीरो, और जो पॉइंट है इसकी जगह मैं इधर 1 लिखूँगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इधर क्या करता हूँ, 5 अपनी जगह लिखता हूँ, 5 की जगह एक ज़ीरो, इसकी जगह एक ज़ीरो, और इसकी जगह क्या मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास 5/100 हो गया। अब ये हमें कन्वर्ट करना है किस में, हमें परसेंट में। तो ये पार्ट है, ये होल है, परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसके साथ कट होगा, इसके साथ ये परसेंटेज हमारे पास क्या होगा, 5%। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें थर्ड टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं, देयर आर 56 बॉयज इन अ क्लास ऑफ 140 student, what is the percentage of another quantity, ठीक है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 140 और इसमें बॉयज़ कितने हैं, तो हमें परसेंटेज मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 140 है, इसमें बॉयज़ कितने हैं, 56। इसका फ्रैक्शन कैसे आएगा, मैंने आपको बताया कि ये टोटल है और ये क्या है, पार्ट है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। अब आप लोग परसेंटेज खुद मालूम कर सकते हो, 56 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इससे टोटल आएगा 40%। ये इस तरह क्वेश्चन, बस आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, फिर चाहे जिस तरह की भी क्वेश्चन आए आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप लोग कंफ्यूजन है, मैं सॉल्व करूँगा, अगर समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं। व्हाट इज़ 10% ऑफ 30% ऑफ 40%। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट इज़ 10% ऑफ 30% ऑफ 40%। अब क्या करना है, अब देखो ये पहले ये करते हैं, 30% ऑफ 40%। सिंपल है, मैंने आप लोग क्या बताया कि ऑफ की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 40%। अब परसेंट की जगह आप लोग क्या लिखे, 1/100 लिखेंगे कि नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये 100 लिखोगे कि नहीं, तो ये हमारे पास 12/100 आएगा। ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.12 जो इधर है, ठीक है। आप लोग अगर ये इस तरह 0.12 इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, इसकी जगह ज़ीरो, इसकी जगह ज़ीरो, और 12 अपनी जगह पे लिखूँगा, ठीक है, और इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो वो इधर मैंने किया डायरेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो, 30% अब 40% हमारे पास क्या है, 0.12 है कि नहीं, तो 10% ऑफ 30% अब 40%, ये मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.12, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 10% ऑफ
0.12 क्या है, 30% ऑफ 40% है कि नहीं। सो 10% ऑफ 30% ऑफ 40%, ये सिंपल है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.12, ये इसके साथ कट होगा और ये आगे करोगे तो हमारे पास आएगा 12%। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कि परसेंटेज से MCQs थे। आप लोग पास्ट पेपर में मैंने इससे बहुत से क्वेश्चन किए थे, ठीक है, परसेंटेज, और उधर बताया भी था कि मैं ये इसके लिए अलग टॉपिक करूँगा और प्रैक्टिस के लिए मैं ग्रुप में क्या है वो सेंड करूँगा, जो MCQs है वो आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा ना, और इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है ये वो 1 बाय 1 मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 बाय 1 करूँगा। तो इसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है, इससे MCQ ज़रूर आते हैं जो कि स्टूडेंट स्किप करते हैं, लेकिन आप लोगों को स्किप नहीं करना। बस एक शॉर्ट फार्मूलेज हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम एक दो टर्म्स हैं उसको समझेंगे। एक है कॉस्ट प्राइस, एक है सेल प्राइस। यानी आप लोगों ने एक एक दुकानदार है, वो एक चीज़ को परचेस करता है एक अमाउंट के साथ, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब जब वो उसे भेजेगा, सेल करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको उस अमाउंट को हम कहेंगे सेल प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, यानी तो एक शॉपकीपर है, वो इसे एक अमाउंट पे के साथ ख़रीदता है तो इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जो इसे सेल यानी जिस अमाउंट पर सेल करता है उसे क्या कहते हैं, सेल प्राइस कहते हैं। अब प्रॉफिट किसे कहते हैं, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो दुकानदार ने जो कॉस्ट प्राइस था, अब इसे सेल किया क्या, मोर अमाउंट से, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब 50 पे लिया था और इसे सेल किया 60 पर, तो ये हमारे पास इसके साथ क्या हो गया, ये इसके साथ हमारे पास प्रॉफिट हो गया। जब सेल प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो उससे, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। इन सब ये जनरली बात है, अगर आप एक चीज़ को कम पैसों पे लोगे और ज़्यादा पर उसे बेचोगे तो आपके साथ प्रॉफिट होगा, ये तो सब जानते हैं। अब लॉस किसे कहते हैं, यानी जिसका कॉस्ट प्राइस क्या हो, लेस देन कॉस्ट प्राइस हो, मतलब मैंने एक चीज़ 50 पे ली थी और उसे मैंने बेचा 40 पर, तो ये तो मेरे पास लॉस हुआ ना, ये तो क्या हुआ, लेस देन सी कॉस्ट प्राइस है ना, तो ये हमारे पास लॉस है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से क्या है, लेस है कि नहीं। जब लेस होगा तो हमारे पास इसे क्या, हम क्या है कहीं लॉस, जब बड़ा होगा तो हमें इसे कि कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमारे पास ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट को कैसे मालूम करेंगे, प्रॉफिट को आप लोगों ने सिंपल, ये है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो ये हमारे पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब लास्ट को कैसे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल एज दैट, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका क्या है, ये इसका फार्मूला है। अगर आपको बताया गया हो कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेल प्राइस दिया हो, अगर आपको बताए कि इसका प्रॉफिट क्या होगा, तो आप लोग सहन से सोचिए, जनरली सोचें, यानी मतलब एक बैटरी है, इसे मैंने 1000 पे लिया और 1500 रुपये इसे भेज दिया, तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया, यानी 1500 से क्या माइनस करोगे, जो सेल प्राइस है उसे हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास होगा, ये सॉरी सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होगा, ठीक है, क्योंकि सेल प्राइस इसमें क्या है हमारे पास बड़ा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब लॉस परसेंटेज क्या होगा, वो हमारे पास लॉस
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज होगी। ये इसके फार्मूलेज है। मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक एमसीक्यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि क्या। ठीक है, ए शॉपकीपर bought a book for Rs 560 and sold it for Rs 600. Find profit and profit परसेंटेज। ठीक है, एक शॉपकीपर है जिसने एक किताब लिया 560 पर और उसे सेल किया किस पर, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमारे पास 560 होगा। सेल प्राइस इसका क्या होगा, वो हमारे पास 600 होगा कि नहीं। सिंपल। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्रॉफिट आप लोग कैसे मालूम करेंगे। प्रॉफिट हम मालूम करेंगे सेल प्राइस माइनस, ये मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। ठीक है, एसपी का मतलब सेल प्राइस है, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास होगा 600 माइनस 560 इज इक्वल टू 40। प्रॉफिट हमारे पास हुआ है, वो कितना हुआ है, 40। अब परसेंटेज को आप लोगों ने कैसे मालूम करना है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 40 इंटू 560 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमारे पास आएगा 714 परसेंटेज। ठीक है, तो ये इसके एमसीक्यूज थे। इसके प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज दे देता हूँ। मैं एक चार्ट से करूँगा, अगर आप लोग वो करेंगे तो आप लोगों के लिए बस ये टॉपिक आपको लिए क्लियर होगा। मैं एक चार्ट के साथ करता हूँ। ये सेल प्राइस होगा, ये हमारे पास प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अब ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह मैं करता हूँ, चार्ट बनाता हूँ। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है। एक लिखता हूँ यहाँ पर 1512। ये कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, इसका प्रॉफिट भी मालूम कर, लॉस भी मालूम, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज या इसकी लॉस परसेंटेज को मालूम करेंगे। ये हमारे पास 400 ये हो गया, तो ये इसका भी आप लोग ने मालूम करना है। ठीक, तो ये 525672, ये 7.3%। लेकिन आप लोगों ने ये बताना है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये आप लोग खुद बताइए। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये कॉस्ट प्राइस दिया है, सेल प्राइस दिया है, अब आप लोगों ने ये मालूम करना है और ये भी मालूम, ये दिया गया ये भी मालूम करिए, ये भी दिया ये भी दिया, ये अब आप लोगों ने इसका ये मालूम करना है। ठीक है, आप लोग ये करो, ये आप लोगों के लिए बस ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए मसला नहीं। अब आते हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट क्या है, जो एक ख़ास इवेंट होते हैं लाइक ईद होते हैं जो, उस पर एक रिडक्शन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मार्क पर प्राइस पर जो रिडक्शन होता है इसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जो रिडक्शन होता है मतलब मार्क प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है उस पर जो रिडक्शन दिया जाए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। तो हमारे पास डिस्काउंट क्या, एक्चुअल जो प्राइस है ना, यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क प्राइस
इसके लिए फिर मैं एम पी लिखूँगा, ठीक है, बाद में जो आ जाए तो इसका, और ये माइनस डिस्काउंट, यानी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना, ये मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इससे अगर आप ये माइनस करोगे, मार्कअप प्राइस है ये माइनस करोगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास आएगा। अभी ये मैं एग्जांपल के साथ करूँगा, ठीक है। अब एक एमसीक्यूज करता हूँ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट is Rs 450 and it is sold at 20% discount. What is the actual selling price? ठीक है, what is the actual price? अब देखो हमारे पास जो मार्क प्राइस है एमपी है वो क्या है 450 है। अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज हमें क्या है 20%। अब मैंने आप लोगों को बताया कि 20% आप लोग कैसे 20% है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं 20/100 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये पिछले टॉपिक मैंने ये आप लोगों को लिए क्लियर किया था। अब ये लिख सकता हूँ कि नहीं। और टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 450 है। ये 20% ऑफ मार्क प्राइस वो क्या है, वो ही हमारे पास बन गया। तो ये मैं इस तरह ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो गया और ये 90 हो। तो हमारे पास डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या हो गया 90 हो गया कि नहीं। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो गए, लेकिन ये आप लोग पिछले टॉपिक जिसने सही तरह से देखो वो इधर कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट हो गया। अब मैंने आप लोग एक्चुअल सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला बताया था, मार्कअप क्या है 450 है माइनस डिस्काउंट क्या है 90। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 360 इसका एक्चुअल प्राइस हो गया, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये सिंपल एमसीक्यू से आते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक्स दे होंगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिस्काउंट बताया, इधर आप लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज। तो परसेंटेज से आप लोगों ने क्या मालूम करना है, मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि परसेंटेज को किस तरह कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में। तो ये लोग आप लोगों को मैंने बताया था। तो आप लोग डिस्काउंट परसेंटेज से क्या करोगे, आप लोग ये मालूम कर सकते हो। इसका मैं एक फार्मूला भी लिख लेता हूँ। परसेंटेज डिस्काउंट का एक फार्मूला भी है, अगर आप लोगों को ये समझ ना जाए तो फार्मूला बस याद रखो। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100%, ठीक है। अब उधर देखते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट हमें क्या दिया गया था 20 दिया गया था कि नहीं दिया गया था। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट हमें मालूम करना है, तो इसकी जगह मैं x लिखता हूँ। ये हमारे पास 100 होगा, 100%। मार्कअप क्या था 450 था कि नहीं। तो मैं इस तरह ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई होगा 50 होगा, ये इस तरह x मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हमारे पास 100 पर डिवाइड, तो ये हमारे पास 2 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 100। अब आप लोग इसे ये इसके साथ ख़त्म है, तो ये हमारे पास 90। अगर आप लोगों को वो समझना है तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मार्कअप और इंटरेस्ट। यानी बैंक को आप एक ख़ास अमाउंट देते हैं और उसके बाद आप लोगों को क्या देते हैं, वो एज रिज़ल्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हमारे पास मार्कअप होता है, ठीक है। और जो हम देते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो इस पर मैंने 2 से 3 4 MCQs की हैं, पास पेपर देख लो, वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस फार्मूला सिर्फ याद करो, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। रेट ऑफ मार्कअप इनटू टाइम
डिवाइडेड बाय 100। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ m मार्कअप और इंटरेस्ट इंटू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई बाई t। सिंपल एमसीक्यू से आते हैं, ठीक है। बस सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये दोनों इसमें अमाउंट है, लेकिन जो आप देते हो वो हमारे पास प्रिंसिपल, जो एक्स्ट्रा देते हैं वो हमारे पास मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट होगा। आप लोग को अमाउंट दिया गया होगा, फिर आप लोगों को रेट दिया हो गया, टाइम दिया हो गया, और ये मालूम करना या ये एक नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, बाकी ये इससे सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं तो पास्ट पेपर दे के उससे बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। बस सिर्फ यही कंफ्यूजन है, बस कंफ्यूजन को दूर करो, फिर ये फार्मूला याद रखो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ये टी है। इसके बाद हम करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन से एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये सब अरिथमेटिक्स के टॉपिक है, आप लोगों ने देखने होंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी दो या दो से ज़्यादा जो प्रोपोर्शन हो उसके दरमियान जो रिलेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को या प्रोपोर्शन को हम जब इसके रिलेशन को फाइंड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन। यानी एक क्वांटिटी है तो ये दूसरा क्वांटिटी हो गया या तीसरा, इसको मैं ए देता हूँ बी सी डी ई, और ये हमें मालूम करना है एक्स। अब देखो इसके दरमियान एक रिलेशन होगा, यानी या ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा 3 के साथ, और ये 2 फिर 3 के साथ डायरेक्टली रिलेशन। मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, एक कम करोगे तो दूसरा। तो ये डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कैसे, मतलब एक ए है एक बी है, ए को ज़्यादा करने से बी कम होता है, तो ये इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये ए फिर इसका इस तरह रिलेशन होगा। अगर ये डायरेक्टली है मतलब ए को ज़्यादा करने से बी भी ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर इस तरह के दिया गया हो तो आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि डायरेक्ट रिलेशन इसमें हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे एक्स बाई सी, फिर ये भी उल्टा होगा ई बाई बी, ये भी उल्टा होगा डी बाई ये मल्टीप्लाई है सॉरी, ठीक है, डी बाई ए। तो ये हमारे पास इस तरह का है इससे रिलेशन। यानी आप लोगों को ये अमाउंट, ये असल में अमाउंट से एमसीक्यू से स्पेयर करूँगा तो ये हमें पॉइंट करना है, फिर आप लोग ये इस तरह पुट करेंगे। अब देखो अब ये इस तरह भी दे सकते हैं कि जो A1 2 3 A B C D E एंड X, अब ये इस तरह हो सके 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो 3 के साथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन 3 के साथ, लेकिन 2 और 3 क्या हो, ये इनवर्स रिलेशन हो, 2 और 3 इनवर्स रिलेशन हो। तो क्या करना है, ठीक है, ये एक्स बाई सी मैंने उल्टा कर दिया, तो जो ये इसके साथ डायरेक्ट है ये भी उल्टा हो जाएगा, और जो ये इसके साथ इनवर्स है तो ये मैं अपनी जगह पर लिखूँगा। तो ये इससे एक रिलेशन इस तरह बनता है, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं करूँगा। अब ऐसा करते हैं कि 2 और 3 क्या है, डायरेक्ट है, 2 और 3 क्या है, डायरेक्ट है, लेकिन 1 और 3 इनवर्स है, 1 और 3 क्या है, इनवर्स है। तो ये मैं कैसे लिखूँगा, ये डायरेक्ट है, इसमें कभी ये वाली नहीं है, ठीक है। या इधर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, A B C D E X, ठीक है। अब क्या है, 2 और 3 क्या है, डायरेक्ट है, और 1 और 3 क्या है, इनवर्स है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, C बाई एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट है तो ये इस तरह लिखा है, तो ये भी इस तरह हो, ये इनवर्स है, ये इस C बाई एक्स लिखा है, तो ये क्या होगा, इसका उलट होगा, D बाई ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह के रिलेशन। आप लोगों ने क्या करना है, जो कंपाउंड प्रोपोर्शन दिया होगा आप लोगों ने इस तरह लिखना है, फिर इसमें एक रिलेशन आप लोगों ने फाइंड करना है कि क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। आप लोगों ने 1 और 3 का क्या रिलेशन बताया, फिर देखो 2 और 3 का क्या रिलेशन बनता है। अगर डायरेक्ट है तो फिर ये इस तरह होगा कि A बाई डी B बाई ई C बाई एक्स होगा। अगर इसमें ये डायरेक्ट है और ये इनवर्स है
तो ए बाई बी डी बाई ई, तो ये फिर उल्टा होगा एक्स बाई सी होगा। आप लोगों को एक एमसीक्यू करता हूँ, एक आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों का भी इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एमसीक्यूज इस तरह हैं, इफ 30 persons can consume 20 kilogram of flour mean atta in 25 days, how much of flour will 15 persons consume in 30 days। अब देखो, एक ये क्वांटिटी है पर्सन, एक किलोग्राम है, एक डेज है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक पर्सन है और इसके बाद डेज भी है इसमें, और इसके बाद फ्लोर भी है जो कि केजी में है। अब देखो 30 पर्सन है, कितने डेज 25 डेज, और कितना ग्राम है 20, ठीक है। अब हमारे पास 15 पर्सन हो गए और 30 डेज हो गई, और ये इसका 100, ठीक है। तो अब हमें इसमें रिलेशन फाइंड करने हैं कि इसमें रिलेशन कैसे बनते हैं, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। अब देखो, जब ज़्यादा पर्सन होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, फ्लोर ज़्यादा आटा, यानी 2 के लिए एक रोटी का भी अगर पर्सन मैंने ज़्यादा कर दी तो फिर कितने रोटी आप लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी। तो ये डायरेक्ट नहीं है, जब एक ज़्यादा करोगे दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बन गया। अब देखो इसका और इसका रिलेशन देखो, अब जब डेज ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, जो फूड है वो रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा कि नहीं। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट, यानी इसका मतलब कि सारा के सारा क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमारे पास ये कौन सा उधर मैंने कौन सा नंबर पर आया था, 1 नंबर जो मैंने क्या रिलेशन किया था वो ये वाला है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, S/20 इज इक्वल टू, ये उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 15/30 इंटू 30/25। आप लोग ये सॉल्व करो, ये फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, ये आप लोग को ज़रूर आता होगा। बस ये रिलेशन फाइंड करना है। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक MCQs है, अगर आप लोगों ने मुझे नीचे बताना है कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों को फिर चेक करूं, ठीक है। If 10 men can construct a 75 kilometer long road in 5 days, ठीक है, how many days will needed for 15 men to construct a 45 kilometer long road। अब आप लोग ये कंपाउंड प्रोपोर्शन से MCQs है, if 10 men can construct a 75 kilometer long road in 5 days, how many days will needed for 15 men to construct a 45 kilometer long road। तो ये आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करो, इसका जो आंसर आएगा और जो रिलेशन आता है उसमें वो 1 रिलेशन आता है, 2 रिलेशन आता है, 3 ये भी, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप लोगों का जो अरिथमेटिक्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि इस पे 2 लेक्चर मैंने लिए, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, एक और टॉपिक जहन में आ गया, इनहेरिटेंस से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभार इससे MCQs आता है। इनहेरिटेंस से कैसे MCQs आता है, मतलब एक प्रॉपर्टी है, उसका अमाउंट है 5, ये इसका अमाउंट है। अब एक सन है और एक डाटर
ठीक है। तो इसमें इसका कितना अमाउंट होगा, इसमें इसका कितना अमाउंट होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो सन का अमाउंट है वो आप लोग वो 2 होगा, और इसका जो होगा वो हाफ होगा। तो 2 का हाफ क्या है, 1 है कि नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे पहले 3 टोटल हमारे पास टोटल कितना है 3। अब मैंने आप लोगों को पार्ट और होल का बताया था। तो ये हमारे पास डाटर का पार्ट है वो क्या है और टोटल कितना है 3 है कि नहीं। और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल अमाउंट है। तो इससे हमारे पास डाटर का आएगा। अब 2 हमारे पास पार्ट है और 3 होल है। अभी इसके साथ तो ये हमारे पास सन का प्रॉपर्टी के साथ, तो इससे इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज आते हैं। इसके साथ आप लोगों का इनहेरिटेंस हो गया। आप लोगों का एल्जेब्रा और मेंटल मैथमेटिक्स रखता है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में करूँगा। शुक्रिया।